Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज लेके आ गया हूं और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जो आज मेरा टॉपिक होने वाला है इंडियन पॉलिटी का वो है इलेक्शन कमीशन। ओके और देखेंगे क्या क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एंड तक देखा तो 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यूज बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के। ओके देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, आपका एनवायरनमेंट है, साइंस है, पॉलिटी है, इन सब के आपको मैं एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए हैं तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। ईच सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए यहाँ मेरे कुछ सैंपल दिए हुए हैं, जैसे पॉलिटी का सैंपल है, ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का सैंपल दिया हुआ है। इस तरह के सैंपल्स आपको मिलेंगे, देख सकते हैं आपको सैंपल जिसमें डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इस तरह आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप सोचोगे कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, तो ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से भी जाकर आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को बाय कर सकते हैं। ओके तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, which article in the Indian Constitution is related to the establishment of Election Commission of India? जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश की जाती है अंडर आर्टिकल 324, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल नंबर 324। मैं आपको बता दूं ये जो आपका इलेक्शंस इन इंडिया है, याद रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में मेंशन है। ओके और आर्टिकल नंबर जो है वो 324 से लेके 329 आर्टिकल जो है वो इलेक्शंस की बात करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि किस पार्ट में है, तो पार्ट 15 है। कहां से कहां तक के आर्टिकल है, तो 324 से 329। और 324 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके इलेक्शन कमीशन में आपको बता दूं इलेक्शंस कौन से कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। स्टेट असेंबली में विधानसभा हो विधान परिषद हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। इवन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ओके तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। क्या ये 5 मेंबर बॉडी है, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है, अच्छा 3 मेंबर बॉडी। ओके तो 1 रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका मतलब बी सी डी में से आंसर होगा। ठीक है सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन, और दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन दोनों के इलेक्शन शेड्यूल होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, ये भी गलत है। ये डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, 1 और 2 दोनों गलत हैं। थर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल कोई भी डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग स्प्लिट और मर्जर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो थर्ड सही है, 1 और 2 रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 3 ओनली। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते, आपको कुछ यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन देख के भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 3 ओनली। ओके और आई थिंक मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी मैंने आपको बताया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इट्स अ 3 मेंबर बॉडी। ओके तो पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ कितने ईयर्स और अप टू द एज ऑफ विच ईयर विच एवर इज अर्लियर, तो कितने साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो यार कि 6 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होती है और एज मैक्सिमम हो सकती है वो है 65 ईयर्स, इनमें से जो भी पहले आता है उसके अकॉर्डिंग टू रिटायरमेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। ओके
और मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है। एट प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश के, उनका नाम है गणेश कुमार। उनके साथ साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, एक है सुखबीर सिंह संधू और एक है विवेक जोशी। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तीनों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वोटर्स डे? हम नेशनल वोटर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस सेलिब्रेट करते हैं हम 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे। इसका रीजन है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 25 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार 2025 में उसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, जो था वो इस बार की थीम थी, ओके। और 15th नेशनल वोटर्स डे जो है वो 2025 में सेलिब्रेट किया गया, ओके। और मैं आपको बता दूं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था, देश का पहला जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, मैंने देखा है कि पहली बार जनरल इलेक्शंस कब हुए थे। तो करेक्ट आंसर 1951 एंड 52, दोनों ही आंसर है 51 एंड 52, तो एक ही ऑप्शन में वो आपको देंगे, ओके। तो 51 से स्टार्ट हुआ था, 52 तक आपका जनरल इलेक्शन चला था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन है द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? बिल्कुल है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्शन टू द रूरल लोकल बॉडीज दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बता दूं मैं आपको, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं ना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 243 के। ये रिलेटेड है स्टेट इलेक्शन कमीशन से। कैसे? क्योंकि 243 टॉक्स अबाउट इलेक्शंस ऑफ पंचायत। क्या बात करती है? इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात करती है। और अभी मैंने आपको बताया पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, दोनों के इलेक्शन कौन कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और जिसको ये लग रहा होगा सब पंचायत के इलेक्शन, तो आपने बता दिया आर्टिकल नंबर 243 के अंदर है। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन किस आर्टिकल के अंदर है? तो करेक्ट आंसर 243 ZA के अंदर है, इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी। और दोनों के इलेक्शन कंडक्ट कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय। इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, ये मैंने पूछा है। यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं बोला है, आपको बोला है इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करते हैं। तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। अदर इलेक्शन कमिश्नर को आप प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिकमेंडेशन लेके रिमूव कर सकता है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द लोअर एज लिमिट ऑफ वोटर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो जो आपके वोट देने की एज है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई थी, वोटर्स की एज वोट देने की लिमिट। तो ये किस ईयर में किया गया था, कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? उसको किया गया था, याद रखिएगा, दैट इज द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू वोटर एज जो है वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई थी। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय। देखिए यहां पर इलेक्शन कमिश्नर नहीं मैंने पूछा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो अभी एट प्रेजेंट गणेश कुमार है, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। देखिए उनको उसी तरह रिमूव किया जा सकता है जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सेम प्रोसीजर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है, रिमूव करने का, क्योंकि आज तक कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सेम प्रोसीजर एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सेम प्रोसीजर एज जज ऑफ हाई कोर्ट, आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं, क्योंकि आपको ही पता होगा जिस तरह सेंट्रल में होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वैसे ही स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं पंचायत के, उनको कौन कंडक्ट कराता है। मैंने अभी आपको बताया पंचायत हो या म्युनिसिपैलिटी हो, दोनों के इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अच्छा एक बार ये शायद किसी किसी को डाउट हो रहा होगा, या मैंने चीफ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीफ होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको जिस तरह जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करते हैं उस तरह रिमूव करते हैं। तो चीफ आप लगा लेना अगर आपको लगाना हो तो, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में लिख के नहीं आता है स्टेट वालों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन इंडियन जनरल इलेक्शंस। तो इंडियन जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वहां पर कौन सा वोटिंग सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं। अगर टोटल वोट्स पड़े हैं फॉर एग्जांपल 60, ठीक है, तो लेट अस सपोज एक को मिले हैं 30 वोट, एक को मिले हैं 20 वोट, एक को मिले हैं 10 वोट, ठीक है। तो इनमें से कौन जीतेगा? इनमें से जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, तो वो है 30 वाला, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जिसको वोट्स मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पर दो असर्शन और रीजन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज इलेक्शन इज अनाउंस। इलेक्शन अनाउंस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, पहला स्टेटमेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्ट किया जा चुका है, तो गलत है। पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनेक्ट नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है जो फॉलो किया जाता है, ठीक है, बट ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसको एमसीसी कहते हैं। ये गाइडलाइंस है कि एथिकल बिहेवियर आपका क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस के टाइम पर आपका एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैंडिडेट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सारी गाइडलाइन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु डिक्लेयर्स द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ एन कैंडिडेट। तो इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो रहता है उसका रिजल्ट जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर रिटर्निंग ऑफिसर। जनरली आप देखेंगे आईएएस जो होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और यही डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट, कौन जीता है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। ही डिक्लेयर्स द रिजल्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 66 ऑफ आरपी एक्ट 1951, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसको अपॉइंट गवर्नर करता है। वो अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहां पर कवर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द राइट्स डील्स विथ राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। तो राइट टू वोट जो है वो आपका कौन सा राइट है? क्या वो एक फंडामेंटल राइट है, क्या नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, कौन सा राइट है? तो राइट टू वोट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल। अंडर आर्टिकल 325 के अंदर राइट टू वोट की बात की गई है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए आर्टिकल 326 के अंदर, ठीक है, 326 आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। याद रखिए, मतलब यहां पर जिसकी भी एज 18 या 18 साल से ऊपर होगी, ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो है वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से राइट टू वोट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल से ये पावर मिलता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट आपको पता होगा 12 आर्टिकल में 35 के अंदर आता है, ठीक है, और ये आर्टिकल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कौन थी, ये मैंने आपसे पूछा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तरुण 1990 में कर्नाटका की गवर्नर भी रह चुकी हैं, नाम है रमा देवी। रमा देवी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, और 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, ओके। और ये पहली गवर्नर भी है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर है कर्नाटका की, याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, who has the authority to decide in the event of dispute in the election of president of India। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो किस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगा?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेगा अंडर आर्टिकल 71। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा, दोनों के इलेक्शंस में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है उस चीज की। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे देश के? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर दैट इज सुकुमार सेन। बी जो है करेक्ट आंसर, ही वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द ईयर 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, वो कौन डिसाइड करता है? ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए, ये जो डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करती है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो डिसाइड करेगी, बट ऑन द कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बट इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट होने के बाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। लोकसभा में 543 सीट्स हैं, उनमें से शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट्स रिजर्व है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए 47 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 84, यानी 84 सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब आउट ऑफ 543 सीट्स। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 84 सीट्स। ओके, और मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता के जा रहा हूं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, ठीक है। तो अगर बाय एरिया बात करें तो लद्दाख जो है वो लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और स्मॉलेस्ट है चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। ओके, और बाय इलेक्टोरेट मतलब जो लोग वोट करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो याद रखिएगा दैट इज मलकाजगिरी जो है वो तेलंगाना में है, याद रखिए कहां पर है, तेलंगाना में है। तो इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट जो है मलकाजगिरी है और सबसे छोटा जो है इलेक्ट्रोड के मामले में वो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, लोकसभा की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने बताई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए आपको। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज चाहते हैं और भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने सैंपल दे रखा है आपको किस तरह के आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे विथ डिस्क्रिप्शन। तो आपको कैसे मिल सकता है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आपको ये एमसीक्यू सीरीज पर सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और मैं आपको बता दूं जिनको स्टैटिक जीके का कोर्स लेना है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। देख सकते हैं किस तरह स्टैटिक जीके का मैंने सैंपल दिया हुआ है आपको, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम स्टैटिक जीके आपके लिए बनाते हैं, ट्रिक के थ्रू भी बनाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको तुरंत जाकर बाय करिए। कैसे बाय करेंगे तो मैं आपको बता दूं, या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स मिलेगा कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको तुरंत जाकर बाय कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी और 1,000,040 का कूपन कोड लगाओगे तो 40% ऑफ भी मिलेगा। तो लेट मत करो, आप तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करो और जिसको कोर्स ही लेना सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं और भी हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लेक्चर्स बनाएं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें हम आपको और भी फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है लेट मत करो, तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।